अब जैसे देखिए मुझे यहाँ गोली लगी हुई है, दिखाओ। ये गोली लगी हुई है, ये अच्छा। ये देखिए, अगर छुएंगे तब पता चलेगा। जी, ये जी, 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 एक गोली लगी है, हाँ, यहाँ लगी है, जी। यहाँ लगी है, यहाँ लगी है। पहला केस मेरे ऊपर सन 1974 का। कितने वर्ष के थे तब आप? कितने उस साल समय के हम थे? 17 साल के थे। आप 17 साल नाबालिग थे आप? हाँ, 17 साल। ये नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से है, बृजभूषण से। हमारी किसी दूसरे किसी और से लड़ाई नहीं है। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने संसार में किसी के साथ बेईमानी नहीं की है। एक भी आदमी आकर के प्रमाण नहीं दे सकता है कि मैंने 5 रुपए की किसी के साथ बेईमानी की है। हेलो हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और आज मैं मौजूद हूं दिल्ली के उस इलाके में जिसको कहा जाता है वीवीआईपी एरिया, यानी कि अशोका रोड पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं चहलकदमी तेज है क्योंकि हम आज उनके घर आ चुके हैं जो उत्तर प्रदेश और भारत की राजनीति के सबसे हॉट टॉपिक रहते हैं। और आज से ही नहीं, हमेशा से, जो अपने स्पोर्ट्स, अपनी फिटनेस को लेकर भी जाने जाते हैं और अपनी बेबाकी को लेकर तो वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो अब तक आप समझ चुके होंगे मेरे पीछे इतना भौकाल देखकर मैं किन की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कैसरगंज के पूर्व सांसद माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी की। जी हाँ, तो आज का एक दिन हम उनके साथ रहने वाले हैं और देखेंगे वो अपने दिन में क्या क्या करते हैं, किस तरीके से उनका दिन चलता है, और फिर शाम को उनसे बातचीत भी करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स पर। बहुत सारी चीजें हैं जो बार बार निकल कर आ रही हैं, तो उनका क्लैरिफिकेशन भी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बृजभूषण शरण सिंह जी असल में एक नरम दिल इंसान है या फिर बहुत गुस्से वाले। मेरा मानना है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। और जब जब मेरे ऊपर संकट आया है तो कहते हैं कि जैसे हनुमान जी का नाम ले लीजिए तो भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं। ऐसा मेरा सामना हुआ है कि मौत आई और हनुमान जी की याद आते ही मौत चली गई। जिन राजा की आप बात कर रहे हैं उन्हीं राजा के समधी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे और उन्होंने मेरा इनकाउंटर कराने का प्रयास किया। लगभग 12 बजे सांसद जी अपने 21 अशोका रोड वाले बंगले से गाड़ियों के काफिले के साथ निकलते हैं। भौकाल ऐसा कि देखते ही बनता है। गाड़ियां सड़क पर सर पर दौड़ रही हैं, काफिला चल रहा है, हर कोई देख रहा है ये कौन जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं वो देखो उत्तर प्रदेश के बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह का काफिला जा रहा है। ये नजारा देखकर लगता है कि बृजभूषण सिंह का भौकाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज भी टाइट है। यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर बृजभूषण सिंह के स्वागत में खड़े हुए हैं। बृजभूषण गाड़ी से उतरते हैं और अपने समर्थकों के साथ आगे बढ़ चलते हैं। तो फिलहाल 12:15 हो रहे हैं और अभी हम हापुड़ के आसपास कहीं नेताजी के साथ एक प्रोग्राम में पहुंचे हैं। तो दीवानगी कुछ इस कदर है जैसे कि आपने देखा सड़कों पर भी, और फिलहाल नेताजी विराजमान है। लोगों की लंबी कतारें यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने नेता को देखने आई है। तो नेताजी की जो दीवानगी है पश्चिम से पूरब तक हर जगह है। तो आज गाड़ी लॉबी में खड़े आप सभी आगंतुकों से और अपने अतिथियों से विनम्र आग्रह कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अपने अपना स्थान ले लीजिए। अब जब यहाँ से चलेंगे तो नेताजी के साथ बैठेंगे और बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी दीवानगी है।
तो फिलहाल शाम के 4 बज चुके हैं और सुबह से हम नेताजी के साथ निकले थे। करीब 11 बजे हमने दिल्ली में 21 अशोका रोड छोड़ा। नेताजी 4 बज गए हैं, थकान नहीं हो रही? बहुत देर से 1 घंटे का आपने भाषण दिया, खाना भी आपने नहीं खाया है सुबह से, मैंने देखा। तो कैसे, मतलब मुझे तो लगा था थोड़ा आराम हो गया होगा, पार्लियामेंट से थोड़ा अभी आराम मिला है, पर आपका शेड्यूल तो फिर भी उतना ही टाइट है, क्या बात है? देखिए, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और थोड़ा सा पढ़ता हूँ। पढ़ने लिखने के बाद जिम करता हूँ, थोड़ा सा योगा भी करता हूँ और बस वही 2-2.5 घंटे अपना होता है सुबह। वही जो चाहे थोड़ा पढ़ लीजिए, चाहे एक्सरसाइज कर लीजिए, वही आपका होता है। उसके बाद आपका अपना कुछ नहीं होता है। उसके बाद सीधे शाम होती है, क्योंकि दिन भर ऐसे बिजी रहना पड़ता है। और मैं एक बार भोजन करता हूँ 10, साढ़े 10, पौने 11, जो भी उपलब्ध हो जाए। ज़्यादातर गांव में रहता हूँ तो मैं गाड़ी में भोजन करता हूँ। और फिर शाम के 4 बजे या 5 बजे अगर एक चाय मिल जाए तो मिल जाए, नहीं कोई बात नहीं, केवल पानी पीता रहता हूँ। और शाम को 7 बजे के करीब भोजन कर लेता हूँ। नेताजी, नेता तो इस देश प्रदेश में खूब हुए, पर नेताजी कुछ 1-2 ही बन पाए। आपको भी पता है दूसरे कौन है, और आप भी अब नेताजी के तौर पर जाने जाते हैं। तो बृजभूषण शरण सिंह के अंदर ऐसी क्या बात थी कि वो नेता से नेताजी का सफर तय कर पाए? आज उनकी दीवानगी इस कदर है कि पूरा हो या पश्चिम, आपका नाम सुनते ही भीड़ जुट जाती है। ऐसा क्या जलवा है आप? देखिए, हम पूर्वांचल के रहने वाले लोग हैं, यानी अयोध्या के रहने वाले हैं। और छात्र जीवन में एक नेता थे स्वर्गीय रविंद्र सिंह जी, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के भी अध्यक्ष रहे और गोरखपुर विश्वविद्यालय के भी अध्यक्ष रहे। नेचुरल नेताजी नाम उनका पड़ा था, और ये पड़ा था 74 के दशक में। और आगे चल करके उनकी हत्या हो गई। विधायक भी थे, आगे चल करके उनकी हत्या हो गई। और मुझे नेताजी की उपाधि मिल गई थी सन 80 के आसपास, 80 में जी। और नेताजी कहने का मतलब 2-4 जिले में, हमारे आसपास 4-6 जिले में अगर नेताजी शब्द का प्रयोग किसी के लिए हुआ है तो लोग यही समझ जाते थे कि नेताजी यानी बृजभूषण सिंह। और तब से ये नाम चल रहा है, लोग प्यार से नेताजी कहते हैं जी। अच्छा नेताजी, एक चीज मैंने सुनी कि आप कहते हैं कि आपको बड़ा व्यक्तिगत दुख है राहुल गांधी के लिए। हाँ, वास्तव में इतना अपनापन राहुल गांधी से? नहीं, देखिए, बहुत वास्तव क्लोज की बात नहीं है, क्लोज की बात नहीं है। देखिए, संजोग ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस। ठीक है, ठीक। और जो भी दल है, छोटे छोटे दल हैं जी। एक तरीके से विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस आती है। बिल्कुल। और कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी अभी देखिए, अभी तत्काल विदेश में जाकर के उन्होंने अपने देश के लिए क्या बोला जी। ठीक है। उन्होंने बोला कि लोकतंत्र के खिलाफ बोला कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है भारत के अंदर। अरे भाई, एक तो आपको बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, इसके लिए फोरम है, इसके लिए फोरम है, हमारे यहाँ मीडिया भी है, चलो मीडिया पर आप बोलते हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी है, ठीक है, पार्लियामेंट है, ठीक है। तो आप, एक तो ऐसा है नहीं, और उसको आप जा करके बाहर उठाते हो कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र। अरे अगर भारत में लोकतंत्र नहीं रहेगा तो दुनिया में कहीं लोकतंत्र नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात मैं मगर भारत में लोकतंत्र नहीं है तो दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र। अब आप बोलते हो तो क्या आपको याद नहीं आता है कि आपके, यानी जो भी कहो, इंदिरा जी को आप, जो भी रिश्ता आपका बनता है, उन्होंने 75 में क्या किया था? इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी लगाई थी, लाखों लोगों को बंद किया था। क्या आप भी थे उनमें से? हम भी थे, हम भी बंद थे। आप भी जेल में? हाँ, हम भी गोरखपुर जेल में रहे। अच्छा। विद्यार्थी थे, गोरखपुर जेल में रहे, रविंद्र सिंह भी रहे, उसी समय जेल में रहे। तो लाखों लोगों को बंद किया। और अरे भाई, हाई कोर्ट इलाहाबाद ने आपका चुनाव रद्द किया था। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अभी आपके लिए बाकी था। आप आ सकते थे, ठीक है, लेकिन आप नहीं आए और सीधे देश में इमरजेंसी लगा दिया। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जब चर्चा होगी तो
दूर तलक जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब आज उसी बहाने इमरजेंसी की चर्चा शुरू हो गई। हम्म, लाखों लोग आज भी जिंदा हैं जिन्होंने उस यातना को भोगा है, तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। और चलो ना भी बात हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो दुख की बात है, मुझे दुख है कि अपोजिशन का लीडर इतना गैर जिम्मेदार। तो आप राहुल गांधी को सिर्फ नहीं, राहुल गांधी बता रहे हैं, हैं गैर जिम्मेदार गैर बता रहे हैं। जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार। तो अपोजिशन में किसको देखते हैं फिर आप? क्योंकि देश का मुझे लगता है लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब उसका अपोजिशन भी मजबूत होता है। तो अगर राहुल गांधी नहीं तो फिर अपोजिशन में कौन देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत कठिन सवाल आपने पूछा है, लेकिन जैसे राजीव जी जी ने नरसिंहा राव का टिकट काट दिया 91 में, ठीक है। क्योंकि राजीव जी फुल पावर में थे, टिकट काट दिया। संजोग से दुखद घटना घटी, राजीव जी की हत्या हो गई। एक घटना घटी जिसमें वो मारे गए, और वही नरसिंहा राव भारत के प्रधानमंत्री बने। और उस समय देश किस दौर से गुजर रहा था? बिल्कुल। उस समय देश किस दौर से गुजर रहा था? यहां तक कि आम दिन का काम काज चलाने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा था। और उन्हीं नरसिंहा राव ने, जिनका टिकट काट दिया गया था, एक रिफॉर्म किया और देश को उस दलदल से बाहर ले आई, निकाल करके लाई। उसके बाद मनमोहन सिंह आए। तो कहने का मतलब कि अब अगर ये नहीं कह सकते हैं कि किसी भी पार्टी में काबिल व्यक्ति नहीं है, हर पार्टी में काबिल व्यक्ति हैं और उनको अवसर मिलना चाहिए। तो आपको कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी में अवसर मिलते हैं और पार्टियों में नहीं मिलते? देखिए, हमारा अभी बात हो रही थी राहुल जी की, तो और राहुल जी के कांग्रेस की। कांग्रेस में ये कहना कि केवल एक ही व्यक्ति है जो सब कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं है। हर पार्टी में योग्य व्यक्ति है। ठीक है। अच्छा नेताजी, एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि आप शस्त्र पूजा करते हैं? क्षत्रिय हैं आप? नहीं, मैं नहीं करता। शस्त्र पूजा आप नहीं? नहीं, मैं नहीं करता। और जिस तरीके से अभी राजा भैया का आपने देखा होगा, उन्होंने जिस तरीके की शस्त्र पूजा इस बार करी है, बड़ी चर्चा है उसकी, तो उस पर लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, अभी महामंडलेश्वर जी लास्ट में एक व्याख्यान दे रहे थे, तो उन्होंने परंपरा की बात की है जी। तो राजा भैया ने परंपरा का निर्वाह किया है। अच्छा, परंपरा का उनके यहाँ हमेशा शस्त्र की पूजा होती है, इसलिए उनके यहाँ जो हमेशा होती है उस परंपरा का निर्वाह किया है, इसलिए उसमें मैं कोई कमी नहीं देखता हूँ। अच्छा। लेकिन शस्त्र के साथ साथ शास्त्र और स्वास्थ्य, मैं तो मेरा मन कहता है कि अब जो है, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। जी। अच्छा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया नेताजी, उसमें कहा गया है कि जातियोंगत रैलियां जो है, जो बहुत प्रमुख तौर पर उत्तर प्रदेश में निकलती हैं, वो कई जातियां हैं यूपी में, तो उस पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया गया है। इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? आपका क्या नजरिया है इसको लेकर? देखिए, बहुत देर हो चुकी है। अच्छा। बहुत देर हो चुकी है और कोई ना कोई रास्ता फिर निकाल लेंगे लोग। अच्छा, तो नहीं, इसको मैं आपसे पूछना एक प्रयास है, हाँ। एक प्रयास है, लेकिन जब आप जातीय जनगणना कराओगे और एक तरीके से आप स्वयं बांटोगे, जो काम अंग्रेज करके चले गए उसको हमने पानी डालने का काम तो किया नहीं, या उसको समाप्त करने का काम किया नहीं। बिल्कुल। तो एक तरीके से आज तक हमने बढ़ाने का काम किया। बिल्कुल। और आज एक तरीके से अगर आप देखें तो ये बहुत घर घर में पहुंच चुका है, गली गली घर घर में पहुंच चुका है। तो ये एक प्रयास है, लेकिन चलिए, अच्छा प्रयास है जी। लेकिन जब तक स्वयं के अंदर ये भाव नहीं पैदा होगा
तब तक ये समाप्त होने वाला नहीं है। देखिए, अभी हम एक रैली में थे नेताजी, आपके साथ एक कार्यक्रम में गए, सुबह से आपके साथ चल रहे हैं। अब जाति की बात उठी है और उत्तर प्रदेश की राजनीति है, तो जातिगत आरक्षण जिस तरीके से भारत में चलता है या भारत में मिलता है, उस पर आपकी क्या राय है? मैं इंडिविजुअली राय पूछ। देखिए, इस पर अब तर्क देने वाले तो बहुत तर्क देते हैं। कई बार मैंने पार्लियामेंट में बहुत लोगों के भाषण सुने हैं, लेकिन अब भाई 75 साल हो गए। अब आजादी को 75 वर्ष पूरे हो गए। हाँ, पूरे हो गए। और क्यों केवल झगड़ा लड़ाने का काम है ये? केवल झगड़ा लड़ाने का काम है ये? नौकरी तो है ही नहीं। नौकरी कहाँ है? आप देखिए, आउटसोर्सिंग पर सारी भर्तियां हो रही हैं। हर डिपार्टमेंट आउटसोर्सिंग पर जा रहा है। और ये केवल ये नहीं है कि एक जगह का विषय है, ये पूरे देश में ये फैशन चल चुका है। तो अगर करना ही है तो इसको आर्थिक आधार पर कब कर देना चाहिए। अच्छा, अब जातिगत से हटा कर हाँ, इसको आर्थिक पर। और आर्थिक इसलिए करना चाहिए, आर्थिक करके आप अगड़ों को मत दो भाई, हमको 20 साल और मत दो, 25 साल और मत दो। ये जो उन गरीब जातियों में जो पीछे रहे हैं, पीछे हैं, वो कैसे आगे आएंगे? तो कभी इसको लेकर नहीं, वो जो करेगा वो गाली खाएगा। आप यही चलाएंगे तो हो सकता है हमको गाली मिल जाए। लेकिन ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई उन गरीबों की है जो उनमें पीछे हैं। बिल्कुल। आज गरीबों में भी कई श्रेणी बन चुकी है जी। अब आज बड़े पदों पर इतने लोग पहुंच चुके हैं कि ये जो आरक्षण का लाभ है वो नीचे नहीं उतर रहा है। जी। यदा कदा शायद उतर जाए तो उतर जाए, नीचे नहीं उतर रहा है। तो ये क्या खाई पैदा कर रहा है लोगों के बीच में, आरक्षण लोगों के करीब लाने की अब बजाय? देखिए, हम छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहिए। हमारा तो ये है कि 25 साल हमको और मत दो। लेकिन जो लोग पा चुके हैं, जो लोग मलाईदार हो चुके हैं, उनसे हटा करके अब उन्हीं में गरीबों को दे दो। ठीक है, उन्हीं में गरीबों को दे दो। उन्हीं के गरीबों को दे दो। मतलब आप, हाँ, ये मलाईदार जो एक बार खा चुके हैं उनको मत दो। ठीक। अच्छा नेताजी, बाहुबली किसे कहते हैं? बाहुबली क्या होता है? हम पश्चिम के लोग हैं और ये कल्चर हमने पूर्वांचल में देखा, हमारे यहाँ बाहुबली नहीं होते। देखिए, बाहुबली शब्द का निर्माण ही ये हमको लगता है मीडिया की देन है। आप पर कब लगा ये शब्द कि बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह आप कब बने और क्यों? ऐसा क्या हुआ? देखिए, ये सवाल भी मुझसे कई लोग पूछ चुके हैं और जवाब भी मेरा यही रहता है जी। किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है। किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है। किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। जब भी आप न्याय और अन्याय के बीच में लड़ाई लड़ेंगे तो आपके ऊपर ऐसा आरोप लगेंगे, और जब आप किसी बड़ी ताकत से लड़ेंगे तो या तो आप मार दिए जाएंगे और या आप अपराधी बना दिए जाएंगे। अच्छा। हाँ, या तो आप अपराधी बना दिए जाएंगे। आपका सिलसिला मुकदमों का कहां से और क्यों शुरू हुआ? मेरा पहला मुकदमा सन 1974 में लिखा गया। मेरा ही घर गिराया गया था और चूंकि सामने वाले के ऊपर मुकदमा लिखा जाना था, इसलिए वही धारा जो हमारे विरोधियों पर लिखी गई, वही धारा हमारे ऊपर भी लिखी गई, हमारे पिताजी के ऊपर लिखी गई, पूरे परिवार के ऊपर लिखी गई। अब पुलिस ने आकर के मौके से हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि हमारा घर गिराया गया था तो हम अपने घर पर मौजूद थे, गिराने वाले अपने घर पर मौजूद नहीं थे। तो सबसे पहले गिरफ्तारी भी हम लोगों की हुई, पिताजी की हुई, दादाजी की हुई, और 307 और डकैती का मुकदमा लिखा गया और 7 दिन के बाद जमानत हुई। पहला केस मेरे ऊपर सन 1974 का है। कितने वर्ष के थे तब आप? कितने उस साल समय के हम थे? 17 साल के थे। आप 17 साल नाबालिग थे आप? हाँ, 17 साल के थे। तो आप एक नाबालिग जब थे तब से मुकदमों की बयार आपके ऊपर आ रही है। हाँ। अच्छा नेताजी, एक चीज मैं अपनी जिंदगी में देखता हूँ, हमारे जो अपने होते हैं वो तो हमें ऊपर लेकर ही जाते हैं, और जो हमारे असली शत्रु या प्रतिबंधी होते हैं वो हमें और ज्यादा मदद करते हैं। तो आप अपनी इस पूरी जिंदगी में, एक राजनीतिक सफर में, अपना सबसे सच्चा प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं, जिसने आपका पूरी निष्ठा के साथ वो प्रतिद्वंदिता निभाई हो, छल ना करा हो और एक ईमानदारी के साथ आपके सामने वो रहे हो? कोई है ऐसा व्यक्ति जो बृजभूषण सिंह के सामने टिका हो और आपने भी माना हो कि हाँ, ये आदमी है?
देखिए, समय की बात है। शुरुआती दौर में हमारा झगड़ा हमारे गांव वालों से हुआ। अब गांव वालों को एक स्थानीय राजा थे, वो देते थे, सांसद भी थे, देते थे। और बाद में मेरा झगड़ा स्वयं राजा से हो गया। अच्छा। हाँ, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, मैंने उनको हराया। अच्छा। उनको हराया, फिर वो हमारे साथ षड्यंत्र हुआ, हम टाटा चले गए, फिर हमारी पत्नी लड़ी, पत्नी ने हमारे चुनाव हराया, फिर हम लड़े, हमने चुनाव हराया। तो ये पहला चुनाव था? हाँ, पहला चुनाव था जी, 1991 में। अच्छा, पहली बार आप चुनाव लड़े? हाँ, नहीं, चुनाव तो हम पहले भी लड़े थे। अच्छा। लेकिन 91 में सांसद का चुनाव लड़े और पहली बार ही जीत गए? हाँ, पहली बार। और उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं उस तरीके से? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, तो अब तो दोनों बेटे भी राजनीति में हैं, उन्होंने भी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, तो क्या आप थोड़ा कह सकते हैं कि बृजभूषण जी टेंशन फ्री हो गए हैं, थोड़ा अब अपने रंग में आ गए हैं, गाने अब थोड़ा संगीत भी गुनगुनाने लगे हैं? नहीं, देखिए, मैंने एक प्रण लिया था। एक समय था कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जनपद बहुत पिछड़ा था। साक्षरता की दर उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की थी जी। उसी समय मैंने एक नारा दिया था, स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा और हरा भरा गोंडा। बाद में चूंकि मैं मंडल में लगभग हर सीट से सांसद चुना गया, तो मैंने उस नारे को बदल कर दिया, स्वस्थ देवीपाटन मंडल, साक्षर देवीपाटन मंडल, हरा भरा देवीपाटन मंडल। और उन 3 विषय पर पहले भी काम करता था, आज भी काम करता हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, इनको लेकर के काम कर रहा हूँ। और इधर जब इन पहलवानों की कृपा हुई मेरे ऊपर, इन्होंने आरोप लगाए मेरे ऊपर, तो उस पर मैं आऊंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे उसके लिए पूछनी। हाँ, तो अब पूरे देश में लोग हमको जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए समय निकाल करके मैं जाता रहता हूँ और अपनी बात करता हूँ जी। मैं किसी के दबाव में नहीं आता हूँ, अपनी बात करता हूँ। अच्छा, सांसद जी, जब ये आरोप आप पर लगे, जो भी थे, मीडिया में कुछ भी चल रहा था, आप भी जो चीज बोल रहे थे, वो एक अलग बात है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपके अंतर मन में क्या चल रहा था जो सिर्फ आपके अंदर था और आप ही जानते थे, और आपने अपने आप को उस वक्त कैसे मजबूत रखा? क्योंकि आप एक बहुत इज्जतदार व्यक्ति हैं, और किसी भी इज्जतदार व्यक्ति पर जब इस तरह के आरोप लगते हैं, तो वो मन ही मन में कहीं ना कहीं अपने आप व्याकुल होता है, परेशान होता है। जब फर्स्ट डे मुझे ये समाचार मिला, तो मैंने अपने आप से जो बात की कि मैं इस घटना से बड़ा होकर निकलूंगा जी। फर्स्ट, पहली बात। हाँ, गाड़ी पर हूं, बहुत पवित्र स्थान माना जाता है गाड़ी जी। मैंने पहला भाव मेरे अंदर पैदा हुआ कि मैं इससे बड़ा होकर के निकलूंगा। और जब मेरी बात होती है 1-2 लोगों से, तो मैंने उनसे यही कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस केस से मैं बड़ा होकर निकलूंगा। और ठीक है, अभी कुछ केस छूट गए, कुछ केस चल रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं बड़ा हुआ हूं। ये आपका ऐसा मानना है? हाँ, बड़ा हुआ हुए हैं। हाँ। अच्छा, मैंने देखा आपके हाथों में काफी रुद्राक्ष हैं, आप माला भी जपते हैं, तो क्या भगवान से जो आपका कनेक्शन है, ईश्वर से जो आपका कनेक्शन है, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, वो भी कहीं ना कहीं आपको बड़ा बनने में बहुत मदद करती है? आपको क्या मतलब, मैं एज अ यूथ को बताना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है कि हर आदमी का कोई ना कोई आराध्य होता है जी। अब चाहे कोई सत्य माने, चाहे कोई असत्य माने, हम सनातन के मानने वाले लोग हैं जी। हम लोग राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, सबको मानते हैं। और मैं हनुमान जी को ज्यादा उनकी आराधना करता हूं जी। और मेरा मानना है कि आज मैं जो कुछ भी हूं जी। उसमें भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। और जब जब मेरे ऊपर संकट आया है, जी।
तो कहते हैं कि जैसे हनुमान जी का नाम ले लीजिए तो भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं। ऐसा मेरा सामना हुआ है कि मौत आई और हनुमान जी की याद आते ही मौत चली गई। कब वो क्या था, कोई कुछ बताएं कुछ? वाकया ये था कि जिन राजा की आप बात कर रहे हैं जी, उन्हीं राजा के समधी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। ठीक है। नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। और उन्होंने मेरा इनकाउंटर कराने का प्रयास किया। अच्छा। और अयोध्या आज के तारीख में जो लता मंगेशकर का चौराहा है, जी, जो सरंगी लगी हुई है, बिल्कुल। उसके ठीक बाएं किनारे मैं गाड़ी लेकर खड़ा था। रात का समय था, किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। अच्छा। और तब तक एक डिप्टी एसपी उस समय थे, नाम था आरपी सिंह। अभी वो आईजी होकर के रिटायर हुए हैं। अब जिंदा है कि नहीं, अभी 4-5 साल पहले मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम किया था, उनको सम्मानित किया था। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने इनकाउंटर के लिए मैं इंतजार कर रहा था और स्टेन ला करके मेरे उस पर इन्होंने रख दिया। ठीक। रात का समय था, तो वो चाहते थे कि गिरफ्तार करके अलग ले चला जाए और इनकाउंटर किया जाए। और तय से मुझे हनुमान जी की याद आ गई। अच्छा। और याद आते ही मैंने रिवॉल्वर उठा ली। अपनी रिवॉल्वर? हाँ। ठीक। और वो फायर करते उसके पहले मैंने फायर कर दिया। अच्छा, आपने सीधी फायर उन पर कर दी? नहीं, उन पर नहीं किया। अच्छा, उसके बगल में। अच्छा, बगल में आपने फायर। और भगदड़ मच गई। अच्छा। और भगदड़ मच गई और मुझको मौका मिल गया, मैं निकल आया। अच्छा, तो मतलब आप उस दिन हनुमान जी के याद आते ही हनुमान जी ने रास्ता दिखा दिया। बस कर दिया? हाँ, रास्ता दिखा दिया, तुरंत हम निकल गए। अच्छा, तो उनसे फिर बाद में आपकी मुलाकात भी नहीं, बाद में दूसरे दिन हम उनके घर गए। एसपी साहब के, राजा जी के? नहीं, राजा जी के घर कौन जाएगा? अच्छा, राजा जी एसपी साहब, ठीक है। सीओ सिटी थे वो। अच्छा, सीओ सिटी थे, उनके आप पहुंचे? हाँ, उनके यहाँ पहुंचे। ठीक। और हमने उनसे कहा कि कल जो हमने देखा है, इसका मकसद लगता है कि आपका मकसद केवल गिरफ्तारी नहीं था, तो आप मेरा एक अपराध बता दीजिए कि जो मैंने किया हो, जिसकी सजा पुलिस की गोली हो, बता दीजिए, ले चलिए, मेरा एनकाउंटर करिए। और मैं किसी को लेकर नहीं आया हूँ। फिर उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और अपनी पत्नी को बुला करके चाय मंगाया, मटर खिलाया और मुझे घर तक भेज दिया, आश्वासन दिया कि जब तक मैं हूँ आपका नुकसान नहीं होगा। और इसी बात के लिए मैंने उनको बाद में सम्मानित किया, क्योंकि अगर उन्होंने मार दिया होता मुझे तो मैं आज एमपी कहाँ होता। मुझे लगता है हनुमान जी ने आपको बचाया। हनुमान जी बचा लिए, बिल्कुल। वो तो आपको मारने कई प्रमाण। अब जैसे देखिए, मुझे यहाँ गोली लगी हुई है, दिखाओ। ये गोली लगी हुई है, ये। अच्छा। ये देखिए, अगर छुएंगे तब पता चलेगा। जी, ये जी, जी, एक गोली लगी है, यहाँ लगी है, यहाँ यहाँ लगी है, एक गोली मेरी पीठ में है भी। तो नेताजी कितनी तो 5-5 गोलियां लगने के बाद भी मैं एक क्षण के लिए बेहोश नहीं हुआ। एक बार नहीं, अनेक बार। मैं मानता हूं कि ईश्वर किसी की मदद करता है। ईश्वर थाली में सजा करके रखे हैं। आज मैं हूं तो हनुमान जी की बदौलत हूं, साधु संतों के बदौलत हूं। अच्छा नेताजी, आपने कहा जो सोचते हैं हम वो बनते हैं। हाँ, आपने ये कहा। हाँ, बिल्कुल। तो क्या आपने कभी सोचा था कि मैं सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूंगा? वो एक बार नहीं, 6 बार बनूंगा, मेरे पूरे परिवार इतना समृद्ध होगा? क्या आप सोच कर चले थे? इतने पॉजिटिव थे आप? देखिए, मैंने पहले एमएलए के बारे में सोचा था कि मुझे एमएलए बनना है जी। और एमएलए का चुनाव मैं लड़ा और 14 वोट से हार गया। सिर्फ 14 वोट से। एमएलए का नहीं लड़ा, एमएलसी का लड़ा। MLC इक्वल होता है। और जिन राजा की बात कर रहा हूं, उन्हीं राजा के कारण मैं हारा। और उसी समय मैंने संकल्प कर लिया कि अब इन्हीं से लड़ना है। अब लड़ाई सीधा उन्हीं से। तो उनसे लड़ा और उनको हराया। अरे नेताजी, कई मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, आपका कद एक बहुत बड़ा कद माना जाता है, क्योंकि आप एक ऐसे नेता हैं जो पार्टी लाइन से हटकर भी बहुत बोलते हैं। और उसको लेकर शायद कभी कभी पार्टी भी परेशान हो जाती हो, मुझे लगता है, क्योंकि भाजपा में ऐसा लोग कहते हैं बाहर नॉर्मल लोगों में कि भाई भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के आगे लोग बोलने से अब डरने लगे। ये बात है, अब नहीं है, सत्यता क्या है वो पार्टी वाले जाने। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री आज तक बाय द लाइन रहे हैं, सबसे इंप्रेसिव वर्क आपको किसका? देखिए, हर व्यक्ति का अलग अलग वो रहा है, हर व्यक्ति का कोई ना कोई अलग अलग हो रहा है।
और दौर भी होता है कि किस दौर में क्या जरूरत होती है। जी कल्याण सिंह थे तो उस समय अलग परिस्थितियाँ थी, राजनाथ सिंह जी थे तो उस समय अलग परिस्थितियाँ थी, आज योगी जी हैं तो अलग परिस्थितियाँ हैं। तो परिस्थितियों के हिसाब से अपना काम करते हैं लोग। राम मंदिर आंदोलन में भी आप शामिल थे प्रमुख तौर पर? राम मंदिर आंदोलन में जो 40-41 लोग मुलजिम हैं, उसमें मैं एक मुलजिम हूँ। अब नहीं है? मुलजिम था, अब केस छूट गया। अब नहीं। और सीबीआई ने पूरे देश में सबसे पहले मुझे गिरफ्तार किया था, सबसे फर्स्ट गिरफ्तारी। आप सांसद भी थे उस वक्त? हाँ सांसद थे। एज ए सांसद आप एज ए सांसद सबसे पहले गिरफ्तारी मेरी हुई थी जी। अच्छा एज ए सांसद नहीं पहुंचे थे हम, 89 से राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ गए थे जी। अच्छा नेताजी, हम देखते हैं आज आपके पास धन है, दौलत है, माँ लक्ष्मी की कृपा है, सब कुछ ही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यूथ में बड़ा क्रेज है, सब बच्चे भी जानना चाहते हैं नेताजी की फेवरेट गाड़ी कौन सी है, नेताजी की सबसे पसंदीदा गाड़ी? क्योंकि नेताजी के पास देखिए क्या है कि जैसे शुरू में हम लोग राजदूत मोटरसाइकिल से चले, सबसे हाँ, फिर बुलेट मोटरसाइकिल से चले, फिर उसके बाद फिएट आई। फिएट आई जो मार्केट में आती गई। अब उस समय फिएट के एम्बेसडर के अलावा कोई गाड़ियां नहीं थी, एम्बेसडर से भी चली। फिर कंटेसा आई, उस समय की अच्छी गाड़ी थी, कंटेसा से चली। तो जो जो गाड़ियां आती गई वो हम लोग लेते गए। और देखिए क्या है कि जैसे हम लैंड क्रूजर से ज्यादा चलते हैं क्षेत्र में, मैं लैंड क्रूजर से ज्यादा चलता हूँ। और ये भी करीब जब लैंड क्रूजर आई है तब से चलता हूँ, क्योंकि हम लोग इतना चलते हैं। जैसे आप अच्छी गाड़ी पर जब बैठेंगे वैसे तो नहीं मालूम होता, लगता है सब गाड़ी एक समान है, लेकिन जब आप अच्छी गाड़ी पर बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे कुछ बेनिफिट है। बिल्कुल। अब सुबह से हम चल रहे हैं जी, और ये तो मान लीजिए अच्छी रोड है, गांव की रोड भी अब ठीक है हो गई है लगभग, लेकिन जब आप खराब क्षेत्र में चलते हैं तो उस समय पता चलता है कि किस गाड़ी पर कौन सी गाड़ी कैसी चल रही है, अच्छी गाड़ी का क्या मतलब है, बुरी गाड़ी का क्या मतलब है। तो कोई हमें एक शौक नहीं रहा कि इसी गाड़ी से चलना है। समय पर जो गाड़ियां आती रही उसको हम लोग लेते रहे और चलते रहे। अच्छा नेताजी, आप राष्ट्रीय स्तर की राजनीति भी खूब करते हैं, पूरे देश के बारे में आप जानते हैं। तो बिहार में इस समय चुनावी बयार सजी हुई है, सरगर्मी जोरों पर है, आपको भी पता है। तो इस बार बिहार में क्या एनडीए नीतीश बाबू वापस आ रहे हैं, तेजस्वी और आपके प्रशांत किशोर जी कुछ आपके उम्मीदन खेला कर जाएंगे? क्योंकि बोल रहे हैं कि इस बार हम कुछ कर देंगे। देखिए एक बड़ी चर्चा है कि प्रशांत कुमार नुकसान करेंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन प्रशांत कुमार कोई जरूरी नहीं है कि केवल जो है भाजपा गठबंधन का ही नुकसान करें, वो किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। लेकिन जो परिस्थितियां बिहार की हम देख रहे हैं और जो होने वाला है, देख नहीं रहे हैं, होने वाला है, हाँ, चुनाव के बाद फिर मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। ये बहुत बड़ी बात आप अनाउंस कर रहे हैं, कर रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से वापस आ रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। अच्छा, तो देख लिया आप, ये बड़ा अनाउंसमेंट है, कर दिए, आपने कर दिया है। जो बात आप बोल देते हैं वो मैंने सुना है। नहीं, कर दिया। अच्छा नेताजी, चलिए ये तो बहुत एक इंटेंस बातें हो गई। मैं अभी अंदर आपके साथ कार्यक्रम में था, मैंने देखा आपको गाने का भी बहुत एक शौक है, बहुत प्यारा आपने गाया। मैं देख रहा था वहाँ सब लोग एक तरीके से आपके फैन हो गए। तो ऐसी कौन सी हॉबीज हैं बृजभूषण शरण सिंह की जिनके बारे में अभी दुनिया नहीं जानती? एक तो मैंने आज अभी देखी, शायरियाँ तो हम लोग सब सुनते हैं, पर गाने का अंदाज जो थोड़ा सा लचीला होगा, जो कठोर होगा, उसका अलग स्वभाव होगा। जो लचीला होगा, संवेदनशील होगा, वो गाना भी गाएगा और रोएगा भी। तो हम संवेदनशील हैं। हम कोई पिक्चर भी देखते हैं और उसमें गलत सीन आ जाता है तो हम उसमें रोने लगते हैं। आप एक इमोशनल व्यक्ति हैं। हाँ, इमोशनल व्यक्ति है। अच्छा, लोग ना, मैं कभी बहुत लोगों से मिलता हूँ, कई कहते हैं कि बृजभूषण जी बड़े गुस्से वाले, कई कहते हैं बड़े साफ दिल के। कल कोई एक मुझे भाई मिला था, मुझे कह रहा कि हमारे नेताजी बड़े भोले हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नेताजी, आपके अकॉर्डिंग आप कैसे हैं? आप अपने आप को कैसा व्यक्ति मानते हैं? देखिए, जिस समय गुस्सा आता है उस समय परिस्थिति क्या है। अब जैसे एक मैं निकला था और एक मीडिया की लड़की ने एक सवाल मुझसे पूछा, बड़ा बहुचर्चित सीन है। हाँ। और फिर उसने कहा इस्तीफा आप क्यों दे रहे हो? तो हमने थोड़ा झिड़क दिया
और झिड़क करके हम गाड़ी में बैठे। भाई आप, मैं किस मूड में हूँ, किस परेशानी में हूँ, क्या सोच रहा हूँ, आप मुझको समझोगे नहीं और सीधे फायर कर दोगे। नहीं, वो एक बात उसमें ये रह गई कि मतलब सामने वाला किस मूड से आ रहा है। हाँ, किस मूड से आ रहा है, क्या कर रहा है, दुखी है कि सुखी है। तो कुछ कोई चीज जानने के लिए आपको उसके मनोभाव को भी समझना पड़ेगा कि उसका मनोभाव क्या है। बिल्कुल। तो हर आदमी को गुस्सा आता है, बिल्कुल। और अगर कोई कहता है गुस्सा नहीं आता है तो गलत है। गुस्सा आता है, कुछ लोग गुस्से को पी लेते हैं, कुछ लोग व्यक्त कर देते हैं। अच्छा, नेताजी जीवन के अर्ली स्टेजेस में जब राजनीति शुरू हुई, आप एक लड़के थे या एक युवा थे, सबसे ज्यादा साथ किसने दिया? मित्रों ने दिया? मित्र हैं कुछ दोस्त हैं खास या नहीं है? आज मैं जो कुछ भी हूँ मित्रों की बदौलत हूँ। है मित्र? हाँ, लेकिन समय के साथ मित्र भी बदलते रहते हैं। कैसे? जैसे नवाबगंज से गोंडा से एक गाड़ी चली दिल्ली के लिए, तो कुछ लोग लखनऊ तक सफर करते हैं, लखनऊ में उतर जाते हैं। फिर कुछ लखनऊ में बैठते हैं, कानपुर तक आते हैं, कानपुर में बैठते हैं, फिर नोएडा गाजियाबाद तक आते हैं जी। तो ऐसे परिस्थितियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं। तो ऐसे मित्र बनते रहते हैं और छूटते रहते हैं। परिस्थितियां हाँ, अब परिस्थिति ऐसी आई कि उसी की परिस्थिति आ गई, वो नहीं आपके साथ रह सकता है। लेकिन मैंने जीवन में एक सिद्धांत अपनाया, मैंने जीवन में, कि अगर मेरा मित्र कोई मुझकर छोड़कर चला गया, गलत करके भी चला गया, तो मैंने कभी उसकी आलोचना नहीं की। बेईमानी करके भी चला गया तो मैंने उसकी आलोचना नहीं की। हमने मजबूरी को समझा कि कुछ मजबूरी रही होगी, इसलिए वो नहीं आ रहा है। और इसलिए तमाम ऐसे मित्र हैं जो 4-6 साल बाद फिर ज्वाइन कर लेते हैं। तो धोखा देने वालों को माफ किया? बहुत ज्यादा। तो जिसने मुझे गोली मारी मैंने उसको माफ कर दिया, जिसने मुझे चाकू मारा मैंने उसको माफ कर दिया, जिसने मेरे साथ आर्थिक बेईमानी की मैंने उसको भी माफ किया। माफ करने का मेरा रिकॉर्ड है। अच्छा। और इसीलिए 5-5 गोलियां लगने के बाद भी हमारा कुछ नहीं हुआ। अच्छा नेताजी, 5 गोलियां तो आपको लगी, आपने कितनी मारी? नहीं, मेरी एक घटना केवल घटी थी, वो भी मेरे हाथ से एक हुआ था, वो भी सेल्फ डिफेंस में एक घटना घटी थी। सेल्फ डिफेंस में एक बार मैंने केवल एक कौवा मारा और उसके बाद मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। उसके बाद मैंने कोई जानवर भी नहीं मारा। अच्छा, और आप शाकाहारी हैं पूर्ण तरीके से? कभी नहीं, शाकाहारी हैं, आज हैं। अब हो गए? हाँ, काफी दिनों से है। अच्छा, काफी दिनों से है। और जवानी के टाइम की अगर हम बात करें, आपकी जवानी किस तरीके की रही होगी वो हम इमेजिन करना चाहते हैं। बाइक पर आप चलते थे, आपने हमें बताया। तो नहीं, बाइक पर भी चलते, घोड़े भी बहुत चलते थे। घोड़े पर भी खूब चलते 5-5 घंटा बैठते थे। 5-5 घंटा घोड़ों पर भी चलते थे। तो उस दौर में कैसा क्षेत्र में दबाव, मतलब दबदबा रहता था? क्योंकि अब आपने कहा कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, तो क्या उस समय भी ऐसे ही दबदबा चलता था आपका? देखिए, जब आप पहली बार सांसद बने? हो सकता है लोग कहें कि मैं बड़बोलापन कर रहा हूं। मैंने एक सिद्धांत अपनाया था कि किसी गरीब और किसी शरीफ, किसी गरीब और किसी शरीफ से बैर मत लो। अच्छा। और अगर कभी गलती हो जाए तो उनसे माफी मांग लो। अगर नहीं माफी मांग सकते हो तो भगवान से माफी मांग लो कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। इस सिद्धांत को मैंने अक्षरशः पालन किया है। आपने कभी किसी गरीब और शरीफ को नहीं परेशान? नहीं, अक्षरशः पालन किया है। अगर मेरे द्वारा घटना घटी है तो मैं माफी मांगा हूँ। अच्छा, और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने संसार में किसी के साथ बेईमानी नहीं की है। एक भी आदमी आकर के प्रमाण नहीं दे सकता है कि मैंने 5 रुपए की किसी के साथ बेईमानी की हो। इसलिए आज आप जहाँ हैं जी, उसलिए आप हैं। अच्छा नेताजी, एक चीज और, अपनी पार्टी के नेताओं से सबकी बात होती है, सबकी बातचीत रहती है। विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, सदा हमेशा से, जब से आप राजनीति में आए हैं, राजनीतिक जीवन में आए हैं, कोई सबसे अच्छा नेता आपको लगा हो जिसने आपको भी प्रेरणा दी हो काम करने की विपक्ष में? अपनी विपक्ष में अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर आएंगे तो शरद पवार से बात होती थी। अच्छा, अच्छी बात करते थे। शरद पवार है, रामविलास पासवान आज नहीं है,
शरद यादव हैं, लालू यादव हैं, मुलायम सिंह हैं। बाला साहब ठाकरे से कभी मुलाकात? नहीं, बाला साहब तो कैसे कई लगते- नेता हैं, कई कैसे- नेता हैं जिससे अच्छा। बातचीत होती थी। तो मुलायम सिंह यादव से कोई एनकाउंटर रहा जो यादगार हो बहुत, कि हमेशा याद रखा जाएगा? क्योंकि देखिए, मुलायम सिंह से मेरे दोनों प्रकार के संबंध रहे, अच्छा, दोनों प्रकार। दोनों प्रकार। जैसे 90 के दशक में वो एक तरीके से कह लीजिए कि मुझे लाइक नहीं करते थे, अच्छा। मुझे लाइक नहीं करते थे। और मेरी 89 में लगभग जब पहली बार राम जन्मभूमि पर विवाद हुआ था, जिस पर पुल पर गोली चली थी, कुछ कार्यकर्ता मर गए थे जी 89 में जी। तो उन्होंने मुझे लगभग 2 महीना पहले बंद करवा दिया था। अच्छा, आपको? हाँ, 2 महीना ठीक। पहले मुझे बंद करवा दिया ठीक है। था। और फिर मैं छूटा। तो मुलायम सिंह से बाद में बहुत अच्छा संबंध भी रहा, अच्छा। लेकिन मुलायम सिंह बहुत समझदार व्यक्ति का नाम है। बहुत समझदार कह रहे हैं जी। क्यों, मतलब वजह? देखिए, समझदार शब्द का मैंने प्रयोग किया है। मुलायम सिंह को यह समझ थी, चाहे कोई पक्ष का है और चाहे कोई विपक्ष का है, उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, ये मुलायम सिंह को बहुत समझ थी। अच्छा, आपके विपक्ष में होते हुए भी? देखिए, अब मैं कह रहा हूँ, आप मुलायम सिंह की बात करें तो मुलायम सिंह बहुत समझदार व्यक्ति का नाम है। कब किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए था, मुलायम सिंह बहुत बेहतर तरीके से जानते आपके साथ भी 2 तरीके के व्यवहार करे ना? देखिए, कब, तो कैसे? वो तो छोड़िए, जब पक्ष में रहे विपक्ष में रहे, ये छोड़िए, हमारे साथ क्या किया या नहीं किया ये विषय नहीं है। मैं कहता हूँ मुलायम सिंह बहुत समझदार थे। ठीक ठीक। अच्छा नेता जी, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अब लड़के आज के तारीख में राजनीति में आना चाहते हैं, आपको अपना आइकॉन मानते हैं, वो कोई भी जात के हो सकते हैं, सब जातों के लोग आपको मानते हैं। तो आज के टाइम पे किसी को अगर राजनीति शुरू करनी है तो कैसे शुरू करें? सेवा से, क्योंकि पैसे की राजनीति सेवा से, हर कोई बोल सेवा से, सेवा से। तो, आज दुर्भाग्य ये है कि हर आदमी शॉर्टकट रास्ता अपना रहा है, शॉर्टकट रास्ता अपना रहा है। आज भी अगर राजनीति में आप कामयाब हो सकते हैं तो केवल सेवा से। नेताजी, आज की राजनीति तो पैसे की राजनीति है ना। छात्र नहीं। संघ के चुनाव में दिल्ली में करोड़ों रुपया लग जाता है, लग्जरी वहां ऐसी है कि देखकर चक्काचौंध हो जाए विधायक भी, एमपी भी। तो फिर एक युवा राजनीति कैसे शुरू करे आज के? देखिए, सफर लंबा हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन सही राजनीति आप सेवा के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो क्या जीवन समर्पण है? नहीं, जीवन समर्पण नहीं, आपको कुछ चिन्हित करने पड़ेंगे कि कौन सा काम हम करें, और वो छोटा काम भी हो सकता है। हमने देखे हैं बड़े बड़े नेताओं को, बहुत सामान्य आदमियों को हराते हुए देखे हैं सेवा से। बिल्कुल। आपने कई चुनाव, 6 तो आपके सांसद के चुनाव हो गए और बाकी चुनाव घर में भी आपके लोग लड़ते हैं, तो कभी ऐसा लगा, कभी टेंशन फील हुई कि इस चुनाव में ये चुनाव थोड़ा भारी पड़ सकता है? नहीं, कभी आज तक? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी तो नहीं। इतनी इस एश्योरेंस के पीछे की क्या इंश्योरेंस वजह के है? पीछे ये है कि जब मैं राजनीति में आया, हाँ, तो उसके पीछे देखिए, एक तो मैं पार्लियामेंट के समय भी 2 दिन तय कर दिए, शनिवार और इतवार, किस चीज के? जनता के साथ। अच्छा, ये उनका? हाँ, जनता के साथ, और पूरी टीम लेकर के मैं उनके साथ बैठता और उनकी समस्याओं को निदान करने की कोशिश करता। और मैं सुख में ना पहुंच पाऊं तो दुख में जरूर जाता हूं, ठीक। अब तो कई जिले में जाता हूं। तो एक जो नेताओं के ऊपर सबसे बड़ा आरोप होता है कि मिलते नहीं है। वीवीआईपी? हाँ, सब नेताओं के ऊपर एक आरोप, मिलते नहीं है। तो वो आरोप मैंने 90 के दशक में ही खत्म कर दिया था। मैं या तो मैं विदेश में हूँ या तो कोई बहुत जरूरी हो, नहीं तो मैं शनिवार इतवार आज भी मिस नहीं करता हूँ। बिल्कुल। अब आज जैसे ये ना होता ना ये कार्यक्रम, तो मैं जनता के बीच में होता। अच्छा, ये भी जनता के बीच में ही थे आप? हाँ, नहीं, वो वहाँ अपनी जनता के बीच में होता। अच्छा, अपनी जनता। तो 2 दिन, और जब पार्लियामेंट नहीं रहती है तो हर दिन। अच्छा, हाँ, हर दिन। तो निरंतर जनता से संवाद, बातचीत, और
सुख में दुख में शामिल होना, तो जनता आपको अपना मान लेती है, जी बिल्कुल। जनता आपको अपना मान लेती है। और जब आप केवल मौके पर मिलते हैं तो अपना तो नहीं हो पाता है। और हम लोगों को पता चल जाता है किस गांव में हार रहे हैं, किस गांव में जीत रहे हैं। अरे तो नेता जी, दिल्ली में मन लगता है या फिर मन अपना वहीं लगता है गोंडा में, अपने घर पर, अपने लोगों के बीच में, या दिल्ली में भी अब, क्योंकि 30 साल आप पार्लियामेंट में रहे हैं। दिल्ली में भी अब चूंकि जिम जाने की आदत पड़ गई है तो जिम जाना अच्छा लगता है, कुछ जान पहचान हो गई है। लेकिन ये नहीं है कि एक हफ्ता मैं दिल्ली में टिका रहूं मुझे अच्छा लगे, बस 2-3 दिन के लिए दिल्ली अच्छी अच्छा, फिर वहां जाना हाँ, जरूरी है। 2-3 दिन से ज्यादा के लिए दिल्ली अच्छी नहीं लगती। तो मतलब अप डाउन चलता रहता है। हाँ, आज भी पूरी हाँ, भागदौड़। 2-3 दिन से ज्यादा दिल्ली अच्छी नहीं लगती। 2-3 दिन दिल्ली अच्छी है, पर 2-3 दिन के लिए। अच्छा अच्छा। तो स्पोर्ट्स भी कोई खेल रहे हैं आजकल? जैसे जिम तो जा ही रहे हैं, स्पोर्ट्स भी नहीं, है कोई? स्पोर्ट्स नहीं हो पाता, स्पोर्ट्स नहीं हो पाता। कौन सा था फेवरेट अपने हम टाइम? तो वॉलीबॉल भी को बहुत खेले, कुश्ती भी बहुत लड़े, हर गेम में थे, हर फन मौला थे। हाँ, तैराकी भी, घुड़सवारी भी, क्रिकेट छोड़कर सब। अच्छा, तो घर से मतलब पूरा सपोर्ट रहा मदर से, फादर से? एकदम कि भैया जो करना है अपना जो कर करना ले। है। हमारे माता पिता ने कभी हमको टोका नहीं। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी बात पे वो आपसे ना नाराज ना, हुए कभी हो, हम नाराजे आपने कुछ नहीं कर दिया हुए, हो? कभी नाराजे नहीं हुए और कभी टोका ही नहीं। सही किया तो खुश, गलत किया तो खुश, वो कभी उन्हें शिकायत नहीं किया उन्होंने। अच्छा, दोनों बेटों की अगर आपकी बात करें, एक एमपी साहब हैं, एक विधायक जी हैं, तो दोनों में से ज्यादा आपको किसका काम प्रभावी लगता है? कौन अब ज्यादा सिंसियर हो चुका है अपने काम को लेके, एमपी साहब या विधायक जी? नहीं, देखिए दोनों का अलग अलग काम है। अब एक जो है अभी पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मशगूल रहते हैं। अच्छा, वो जो बड़े वाले हैं, जो विधायक हैं, जी, अभी उनको पढ़ाई लिखाई में बड़ा उनका वो है, आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। अच्छा, और इनको जो है जानवर पालने में और मतलब क्षेत्र में रहने में आनंद आ रहा है। तो ठीक। अभी हाँ, तो नेता जी, अगली बार तो आज तो वहाँ से आपकी बातचीत हुई, अच्छी बातचीत हुई। अगली बार जब कभी गोंडा हमारा आने का हो तो हम आपके घर भी आना चाहेंगे, वहाँ भी बिल्कुल दिखाना आइए। चाहेंगे। बिल्कुल आइए, जो कुछ मैं मतलब बोला हूँ उसका प्रमाण दूंगा आपको। जी जी जी, बिल्कुल सारी प्रमाण, जगह दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल आएंगे, हम बिल्कुल देखना चाहेंगे। तो अब आपका आवास भी आ चुका है और बात भी 40 मिनट की हो ही गई होगी, और वहाँ भी आपका भाषण 1 घंटे का था, तो मैं अरे, आपको और बिल्कुल 1 घंटे था। हाँ, लगभग पब्लिक ने सुना। पब्लिक तो आपको कह रही थी कि आप अभी भी बंद मत करो। तो ठीक है नेताजी, अभी तक की तो बात ये रही स्पेशल, बढ़िया, और फिर आपसे और मुलाकातें होंगी जरूर जरूर और आपके साथ आइए। गोंडा भी कथा जाना करा होगा। रहे हैं जनवरी में, उसमें आमंत्रित है। कथा कब, कहाँ, कैसे? 1 जनवरी से 8 जनवरी तक ये कथा करा रहे हैं। जी। कथा का विषय है युवा उत्थान ही राष्ट्र उत्थान। अच्छा, युवाओं के लिए युवा, उत्थान, राष्ट्र एवं सनातन। युवा, राष्ट्र, सनातन, उसमें सनातन, आपका 3 विषय को लेकर के कथा करा रहे हैं। और कथावाचक हैं सदगुरु नितेश्वर महाराज जी, अच्छा, तो जिनके चलिए- बड़ा बड़ा बाल है, आपने देखा होगा कभी। नहीं, चलिए अब एक बात सनातन की हो गई है तो खत्म करने से पहले लास्ट क्वेश्चन घर आने से पहले ले लेता हूँ। भारत एक सांप्रदायिक सौहार्द वाला देश है, एक डेमोक्रेसी है, एक लोकतंत्र है। हिंदू मुसलमान के बीच में जो खाई पैदा हो गई है इस देश में, उसमें बरेली का एग्जाम्पल हो, बरेली में कुछ हो जाता है, सहारनपुर में दंगे हो जाते हैं, मुजफ्फरनगर में दंगे हो जाते हैं, ये खाई कैसे खत्म होगी और ये देखिए, खाई पैदा हो क्यों रही है? ये बड़ा लंबा विषय है, इस पर कभी समय निकाल करके बोलेंगे। और ये बड़ा लंबा विषय है। ठीक है, ठीक है, डन है। और इसको 10-5 मिनट में समाधान नहीं किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। तो ये बंद होना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी, आप आज आपने हमें पूरा अपना दिल ही दे दिया। टाइम तो हम क्या कहें, मैंने बहुत और अच्छा आज आपके साथ रहकर भी हमें बहुत अच्छा लगा। तो एक चाय के लिए बोल दो। हाँ, तो आज आपने देखा हमारे साथ केसरगंज से पूर्व सांसद और वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष श्री बृजभूषण शरण सिंह जी थे। उन्होंने पूरी बेबाकी से खुलकर बात करी अपने चिर परिचित अंदाज में, और आज पूरा दिन हमने आपको दिखाया। उनका भी शाम के 5 बज गए हैं और हम 21 अशोका रोड वापस आ गए हैं। सुबह 11 बजे यहाँ से निकले थे, तो अभी चलते हैं उनके आवास पर और फिर वहाँ से निकलेंगे।